वीरपुर एक बहुत बड़ा राज्य था। वहां के राजा सुमेर सिंह एक कुशल प्रशासक थे। उन्होंने अलग अलग क्षेत्रों की देखभाल के लिए मंत्रियों की व्यवस्था कर रखी थी। उनकी विशाल सेना थी, जिससे उनकी प्रजा को कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े। जगह जगह सरायों का निर्माण करवाया हुआ था, जिससे किसी बाहर से आने वाले यात्री को परेशानी का सामना न करना पड़े। उनके राज्य में अपराधों की संख्या ना के बराबर थी। इसका मुख्य कारण था वहां पर कोई बेरोजगार नहीं था, और दूसरा कारण था वहां की सशक्त न्याय व्यवस्था, जिसके चलते अपराधियों को कड़ा दंड मिलता था। लेकिन कुछ दिनों से राजा और उनके मंत्री बहुत परेशान थे। कारण था राजा के आम बाग से कई दिनों से आम चोरी हो रहे थे और कोई सुराग भी नहीं मिल रहा था। राजा ने सभा बुलाई कि क्या किया जाए। उसके राज्य में ऐसी किसकी हिम्मत हो गई जिसको अपनी जान की परवाह ना हो। राजा के 4 बेटे थे। बड़े बेटे वीर सिंह ने कहा, पिताजी आप चिंता ना करें, आज रात मैं निगरानी रखूंगा बाग की, चोर मेरी नजरों से बचकर नहीं जाएगा। राजा ने अनुमति दे दी। राजकुमार वीर सिंह ने बाग में ऐसी जगह पर अपनी बैठने की व्यवस्था कर ली जहां से उसे हर कोई आने जाने वाला नजर आता रहे। आधी रात हो गई, पर यह क्या हुआ, अचानक एक महकी सी हवा चली और वीर सिंह एक मदहोशी में डूब गया और पता ही नहीं चला उसे कब नींद आ गई। सुबह किसी ने उसके चेहरे पर पानी के छींटे मारे तो आंखें खुली। देखा सामने सभी लोग चिंता के मारे उसे घेरे खड़े हैं। रानी माँ की आंखों से तो आंसू थम ही नहीं रहे थे, और वीर सिंह वो तो बेहद शर्मिंदा था। एक राजकुंवर होकर भी एक चोर का पता नहीं लगा पाया, पर उसका कोई कसूर भी तो ना था। पर राजा की परेशानी तो वैसे की वैसी ही रही। इस बार मंझले राजकुमार समीर सिंह ने अपने पिता से वादा किया कि वो चोर को पकड़ेगा, पर उसके साथ भी वीर सिंह वाला किस्सा हुआ। इसके बाद तीसरे राजकुमार सुवीर सिंह के साथ भी यही किस्सा हुआ। अब तो राजा बहुत फिक्रमंद हुआ कि एक चोर को कोई भी नहीं पकड़ पाया तो क्या कोई सुराग भी नहीं पा सका है। तभी सबसे छोटा राजकुमार जोरावर सिंह कहता है, महाराज आज की रात मुझे कोशिश करने दी जाए। राजा ने समझाया भी कि वह छोटा है, पर उसने जिद की तो राजा को मानना ही पड़ा। आखिर राजकुमार छोटा था तो क्या हुआ, था तो राजसी खून ही, तो हिम्मत भी बहुत थी और समझ भी। वह भी वहीं बैठ गया जहां उसके दूसरे भाई बैठे थे। जैसे जैसे मध्य रात्रि का समय आ रहा था, राजकुमार और भी चौकन्ना हो गया था कि उसे सोना नहीं है। ये बात भी सही है, अगर इंसान दृढ़ निश्चय कर ले तो बहुत कुछ संभव है उसके लिए। तो उसने क्या किया जिससे उसे नींद ना आए, उसने अपनी एक उंगली को तलवार की धार पर रगड़कर जख्मी कर लिया, जिससे पीड़ा के कारण उसे नींद ना आए। अब समय हो आया मध्य रात्रि का। एक महकी हुई सी हवा चलने लगी, पर छोटे राजकुमार ने तो हवा के विरुद्ध रुक कर रखा था। उसने देखा एक बहुत सुंदर तोता उड़ते हुए चला आ रहा है और आम के पेड़ पर से एक आम चुरा कर भाग रहा है। राजकुमार ने भागकर बड़ी मुश्किल से उस तोते को पकड़ लिया। तोते को एक पिंजरे में बंद करके रख लिया गया। अगली सुबह उसे लेकर राजकुमार राज दरबार में उपस्थित हुआ। वहां पर एक जमघट सा लगा था कि एक तोता चोर कैसे हो सकता है। अब समस्या थी कि तोते से क्या और कैसे पूछा जाए। तभी तोता मानवीय आवाज में बोल पड़ा, महाराज मुझे मुक्त कर दिया जाए, मैं बेकसूर हूँ। दूर काली पहाड़ियों पर एक महाराक्षस है, मैं उसी का गुलाम हूँ। उसी ने मुझे अपने माया जाल में बांध कर यहाँ भेजा था और मैंने चोरी की। राजा सुमेर सिंह एक दयालु व्यक्ति था, उसने तोते को मुक्त कर दिया, लेकिन समस्या तो वहीं की वहीं ही रही। अब काली पहाड़ियां कहाँ थीं, किसे मालूम था। खोज के लिए किसे भेजा जाए। तभी बड़ा राजकुमार आगे होकर अपने जाने की आज्ञा मांगने लगा और राजा ने अनुमति भी दे डाली, क्योंकि वह राजा था और उसकी प्रजा उसकी संतान थी। इसलिए उसने प्रजा या अपनी सेना में से किसी को भेजने के बजाय अपने पुत्र को ही भेजना उचित समझा। अगले दिन राजकुमार वीर सिंह घोड़े पर सवार होकर चल दिया। कई दिन तक चलता रहा, पूछता रहा काली पहाड़ियों का पता। एक दिन उसने पाया कि सड़क का रास्ता तो खत्म हो गया है और आगे घना जंगल था। उसमें राह ढूंढता हुआ चल ही रहा था। उसे दूर एक बूढ़ी औरत नजर आई, जिसने सर पर बड़ा सा लकड़ियों का गट्ठर लिया हुआ था। उसने बेरुखी से उसे पुकारा, ए बुढ़िया, जंगल के पार जाने का रास्ता कौन सा है, और तूने किन्हीं काली पहाड़ियों के बारे सुना है क्या? पर यह भी क्या बात हुई? अब राजकुमार को क्या ऐसे बोलना चाहिए था? एक बाहुबली को एक मजबूर और लाचार के साथ ऐसी वाणी और भाषा में तो नहीं बोलना चाहिए था। तभी वह बूढ़ी औरत बोल पड़ी, बेटा पहले मेरा ये गट्ठर तो उठाकर मेरी झोंपड़ी तक ले चलो, मुझे इतना समय नहीं है जो मैं फालतू के काम करूं। राजकुमार उपेक्षा से कहता हुआ घोड़े को आगे की तरफ ले चल पड़ा। बहुत मुश्किल से जंगली जानवरों से बचता, कभी लड़ता, आखिरकार वह जंगल से पार पहुंच ही गया। आगे विशाल नदी दिखाई पड़ रही थी। राजकुमार अब एक बार फिर से परेशानी में पड़ गया। अब क्या किया जाए, सोच में पड़ गया वह। फिर हिम्मत करके आसपास नजर दौड़ाई
तो वहां एक लकड़ी का बड़ा सा चौकोर पटरा सा था। अपने घोड़े को वहीं छोड़कर उस पर सवार होकर नदी भी पार कर ली। आगे एक खुला मैदान आया। वहां पर उसने क्या देखा? उसने देखा कि वहां पर असंख्य पत्थर की मूर्तियां थीं और वो भी इंसानों जैसी। उसे बहुत हैरानी हो रही थी कि यहाँ वीराने में ये मूर्तियां कौन बनाता होगा भला। वह चलता रहा, लेकिन तभी, ओ राजकुमार, कहां जा रहे हो? एक बार मुड़कर तो देखो, कोई पीछे से पुकार रहा था। राजकुमार ने जैसे ही मुड़कर देखा और वह पत्थर का बन गया। उधर वीरपुर में सभी चिंता में डूबे हुए थे। राजकुमार तो बहुत दिन हो गए ना खबर थी और ना ही वापस आया। इस पर राजकुमार समीर सिंह ने जाने की आज्ञा मांगी। उसका कहना था कि वह चोर और अपने बड़े भाई दोनों का पता लेकर आएगा। वह भी चल पड़ा। उसने भी उस बूढ़ी औरत की अवहेलना की और आखिरकार वह भी पत्थर की मूर्ति में बदल गया। ऐसा ही हाल तीसरे राजकुमार का हुआ और अब बारी थी छोटे राजकुमार जोरावर सिंह की। पर इस बार राजा भी सहमत नहीं था और ना ही राजा के सलाहकार। और रानी मां का बुरा हाल था। वह अपने पुत्रों के वियोग में बार बार गश खाकर गिरती रहती थी, लेकिन जोरावर सिंह अपनी बात पर अटल रहा और आखिर में उसे अनुमति मिल ही गई। जोरावर सिंह भी चल पड़ा। उसको भी वही घना जंगल दिखा और वहीं सामने आती हुई बूढ़ी औरत। लेकिन राजकुमार बहुत विनम्र और दयालु था। वह घोड़े से उतरा और बूढ़ी औरत के पास जाकर बोला, मां, लाओ ये मुझे दो। कितना बोझ है, इसे आप कैसे उठाएगी? यह मुझे बताओ, लाओ मैं इसे रख आता हूं। बूढ़ी औरत ने उसे गट्ठर थमाकर अपनी झोपड़ी की तरफ ले गई। वहां उसने राजकुमार को पानी और थोड़ा गुड़ खाने को दिया, जिससे उसके अंदर एक शक्ति का सा संचार हुआ। जब राजकुमार ने बूढ़ी औरत से अपने भाइयों और काली पहाड़ी के बारे में पूछा तो अचानक उसने क्या देखा? वो बूढ़ी औरत तो एक सुंदर से देवी में बदल गई। उसने बताया कि वह वन देवी है। वह ऐसे ही वेश बदलकर लोगों की परीक्षा लेती और रक्षा भी करती है। क्योंकि जोरावर बहुत ही नेक इंसान था, इसलिए देवी ने उसकी सहायता करने का निश्चय किया। देवी ने उसे एक पतली रस्सी का बड़ा सा गोला दिया और कुछ अनाज के दानों की पोटली दी और कहा, इस गोले का एक सिरा पकड़कर इसे जमीन पर छोड़ देना। यह लुढ़कता हुआ तुमको जंगल पार ले जाएगा। आगे एक नदी आएगी, उसमें तुम यह पोटली के दाने डालते रहना, जिससे नदी में तुम्हारे लिए राह खुद ही बनती जाएगी। नदी पार कर लोगे तो तुम्हें आगे एक विशाल मैदान नजर आएगा। उस मैदान में तुम्हें बहुत सारी पत्थर की मूर्तियां नजर आएगी। वे पत्थर की मूर्तियां असल में इंसान ही हैं। काली पहाड़ी के राक्षस ने उसके आसपास एक माया जाल फैला रखा है। जो भी उसके क्षेत्र में प्रवेश करता है तो उसको पीछे से कई सारी आवाजें पुकारने लग जाती हैं और जो भी मुड़कर देखता है वही पत्थर हो जाता है। अब तुम यह ख्याल रखना कि पीछे मुड़कर नहीं देखना है। उसके बाद तुम अपने विवेक से काम लेते हुए आगे बढ़ना। राजकुमार को आशीर्वाद दे। देवी अंतर्ध्यान हो गई। राजकुमार भी चल पड़ा। रस्सी वाले गोले के पीछे पीछे बड़ी सुगमता से जंगल पार कर लिया। अब सामने नदी थी। अपने घोड़े को वहीं छोड़कर दानों वाली पोटली से दाने नदी में डालता रहा और नदी भी रास्ता बनाती रही। सामने मैदान और उसमें खड़ी मूर्तियां देख वह समझ गया कि अब राक्षस का मायावी क्षेत्र आ गया है। सामने ही काली पहाड़ी थी। राजकुमार आगे बढ़ चला। उसको भी पुकारा जाने लगा पीछे से। एक बार तो वह ठिठक ही गया जब उसे लगा उसे उसके तीनों भाई पुकार रहे हैं, पर वह सावधान था। मन तो भर आया था अपने भाइयों की पुकार पर, लेकिन उसने खुद को दृढ़ कर लिया था। उसे मुड़कर तो देखना ही नहीं है। अब वह पहाड़ के सामने था। उस पर जाने का रास्ता तो सामने ही था। सोच ही रहा था कि अचानक धरती में कुछ कंपन सा महसूस हुआ और आसमान में गर्जना सी सुनाई दी। सामने से राक्षस चला आ रहा था। राजकुमार को कुछ नहीं सूझा तो वह भागकर एक पेड़ के पीछे की झाड़ियों में छुपकर देखने लगा। राक्षस बहुत विशालकाय था। बड़े बड़े दांत, नाखून और सर पर सींग और सारे शरीर पर बाल थे। पास से गुजरा तो भयंकर बदबू आ रही थी। उसके जाने के बाद राजकुमार जल्दी से पहाड़ी पर चढ़ने लगा। थोड़ी देर में वो एक महल के सामने था। बाहर का दरवाजा खुला था। वहां दरवाजे पर कोई भी नहीं था और राक्षस को जरूरत भी क्या थी। उसने अपनी माया ही ऐसी फैला रखी थी, कोई उसके महल तक जा ही नहीं सकता था। अंदर जाकर उसने देखा, बहुत सुंदर दृश्य था। वहां पर बहुत सारे कक्ष थे। हर कक्ष की सज्जा दर्शनीय थी। लेकिन एक कक्ष के पास से गुजरा तो उसे धीरे धीरे रोने की आवाज सुनाई दी। तो वह रुक गया और जहां से रोने की आवाज आ रही थी उस कक्ष की तरफ बढ़ चला।
एक बार तो उसने सोचा कहीं ये भी कोई राक्षस की माया ना हो। फिर भी वह हिम्मत करके भीतर की ओर बढ़ा। उसने देखा एक सुंदर सी लड़की रोए जा रही थी। उसे देखकर घबराकर खड़ी हो गई। राजकुमार ने उसे डरने को मना करते हुए अपनी सारी कहानी बताई। लड़की ने बताया, वह सुंदर नगर की राजकुमारी फूल है। राक्षस ने उसके पिता से कोई शर्त लगाई थी और राजा शर्त हार गए तो उसके बदले राक्षस उसे उठा लाया। राजकुमार से हैरान होकर वह बोली, तुम यहाँ क्या करने आए हो? राक्षस आते ही तुमको खा जाएगा। पर राजकुमार तो राक्षस को मारकर उसका आतंक खत्म करने आया था। वह फूल से महल और राक्षस का राज पूछने लगा। राजकुमारी भी क्या बताती, वह तो जब आई थी सिवाय रोने के अलावा कुछ भी नहीं किया था। उसने राजकुमारी के साथ महल में घूमना शुरू कर दिया। उन्होंने देखा सभी कक्ष खुले हैं। एक कक्ष पर छोटे छोटे 7 ताले एक कतार में क्रमवार लगे थे। देखकर दोनों हैरान से हुए। फिर दोनों ने एक योजना बनाई। कुछ देर बाद जब राक्षस आया तो चकित रह गया। राजकुमारी रो नहीं रही थी बल्कि बाहर खड़ी थी। राक्षस के पूछने पर उसने बताया कि जब उसे वहीं रहना है तो वह मन लगाने की कोशिश कर रही है। इसके बाद वह धीरे धीरे राक्षस से घुलने मिलने भी लगी। एक दिन बातों ही बातों में वह पूछ बैठी राक्षस से, तुम कितने वीर हो और बहुत मायावी भी, तो तुम्हें तो कोई मार ही नहीं सकता। राक्षस शरीर से बलशाली पर बुद्धि से बहुत बड़बोल्त वह झट से बोल पड़ा, हाँ मुझे कोई मार नहीं सकता, क्योंकि मेरी जान तो एक तोते में बसी है। उस तोते को मैंने मेरे बाग में छुपा कर रखा है। इस महल में एक कक्ष है, उस पर मैंने 7 ताले लगा रखे हैं। उसमें भी 7 कमरे हैं। उसके बाद एक बाग है, उसमें एक आम के पेड़ पर एक पिंजरे में तोता है। अगर उसे कोई मार दे तो ही मैं मर सकता हूं, लेकिन चाबी सदैव मेरे पास ही रहती है। राजकुमार छुपकर सारी बात सुन रहा था। अब सिर्फ चाबी ही हासिल करनी थी राजकुमार के। मंजिल तो उसके सामने ही थी। और यह भी संयोग ही था कि महीनों ना नहाने वाला राक्षस उस दिन नहाने चला गया। उसके जाते ही फूल ने चाबी उठाकर राजकुमार को दे दी। राक्षस को राजकुमारी ने बातों में उलझा लिया और बातों ही बातों में राक्षस चाबी को भूल ही गया। महल से बाहर भी चला गया। उसके जाते ही बिना मौका गंवाए वे दोनों बंद कक्ष के सामने थे। एक एक करके ताले खोलने लगे। 7वें ताले को खोल ही रहे थे कि राक्षस महल में आ पहुंचा। राक्षस को थोड़ी दूर जाते ही चाबी की याद आ गई थी। अब एक तरफ तो राक्षस आगे की ओर बढ़ रहा था, दूसरी तरफ वे दोनों ताला खोल चुके थे और भागते हुए आगे जो क्रमवार कमरे बने थे उनके दरवाजे धकेल कर खोलते हुए आगे भागते हुए जा रहे थे। राक्षस के क्रोध की पारावार ही नहीं थी। उसके कदमों से धरती और हुंकार से आकाश भी कांप रहा था। वो बढ़ा चला जा रहा था। तब तक वे दोनों बाग में पहुंच चुके थे। अब तलाश थी उनको तोते की, उस आम के पेड़ की जिस पर तोता था। तभी सामने उनको पिंजरे में तोता दिख गया। नहीं! राक्षस जोर से दहाड़ा, उसे हाथ मत लगाना। राक्षस फिर दहाड़ा, लेकिन राजकुमार ने तोते को हाथ में ले लिया था और उसने तोते की एक टांग मरोड़ दी। राक्षस एक टांग से लंगड़ा हो गया। फिर तोते की दूसरी टांग मरोड़ी और राक्षस नीचे गिर पड़ा, लेकिन हाथों के सहारे रेंगता आगे बढ़ गया। राजकुमार ने तोते का एक पंख मरोड़ दिया तो राक्षस का एक हाथ टूट गया। दूसरा पंख मरोड़ा तो दूसरा हाथ टूट गया और आखिर में तोते की गर्दन मरोड़ी तो राक्षस निढाल होकर गिरा और मर गया। उसके मरते ही उसका माया जाल भी खत्म हो गया। काली पहाड़ी भी अपने असली स्वरूप में आकर अपनी सुनहरी आभा से चमक रही थी। जितने भी लोग मूर्तियों में बदले हुए थे वे सभी फिर से इंसान बन गए थे। राजकुमार अपने भाइयों से मिलकर बहुत ही खुश हुआ। जोरावर सिंह ने अपने भाइयों को राजकुमारी का परिचय दिया और बताया, अगर फूलमती का सहयोग नहीं मिलता तो राक्षस का मारा जाना संभव नहीं था। फिर सभी वीरपुर की ओर चल पड़े। वहां पर सभी का बहुत भव्य स्वागत हुआ। राजकुमारी फूल के पिता राजा सुंदर सेन को भी बुलाया गया और राजकुमारी फूल का विवाह जोरावर सिंह से कर दिया गया। इसके बाद वहां पर कोई भी अपराध नहीं हुआ। सभी सुख चैन के साथ रहे।